Hello students once again, and today we will continue with the chapter that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So that day in previous part we discussed about or the things were discussed about the inauguration ceremony and how Nelson Mandela described this in his autobiography. Coming on to the next part of the chapter, and today we will discuss the next part. Here students, let me first tell you that in this lesson we are reading, Nelson Mandela is describing the freedom struggle they did to make the country free from racism. Okay, रेसिज्म एक बहुत बड़ा एक अंकुश था इस कंट्री के ऊपर, जहाँ की काली चमड़ी वालों के साथ जो है बहुत सारी एट्रोसिटीज़ होती थी, और इन चीज़ों से जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, जो वाइट कलर्ड पीपल थे, वो डार्क स्किन पीपल के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। और इस चीज़ से फ्रीडम के जो स्ट्रगल हुए उसको नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर में डिफाइन किया है, इसको बताया है किस तरह से उन्होंने ये आज़ादी हासिल की गोरों से, जो कि डार्क कलर्ड स्किन वालों के साथ जो अत्याचार होता था उससे आज़ादी। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं, याद करते हैं कि ये जो कंट्री को फ्रीडम मिला और जो फ्री कंट्री बनी, ये इसका रिज़ल्ट था, ये उस सैक्रिफाइस का रिज़ल्ट था जो कई लोगों ने, काउंटलेस लोगों ने, काउंटलेस मैन एंड वुमेन ने अपनी सैक्रिफाइसेस दी इस कंट्री को फ्री करने में, और ये अपनी पूरा जीवन इन्होंने दे दिया इस फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए, इसकी लड़ाई के लिए। और नेल्सन मंडेला उनको याद करते हैं, कहते हैं कि आज इतने लंबे सफ़र में जब हमने आज़ादी पा ली है, जब हम वो दिन देखने के लिए खड़े हुए हैं, तो वो आज जो काउंटलेस लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, जिन्होंने अपने जीवन को यहाँ पे समर्पित किया था, आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जा चुके हैं। और नेल्सन मंडेला उनके लिए बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत दुख महसूस करते हैं कि आज वो यहाँ पर नहीं है। वो जो अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं वो आज यहाँ पे नहीं है, वो चले गए हैं, उन्होंने अपना जीवन दे दिया है इस कंट्री के लिए। और आज जब यहाँ पर वो खड़े हैं तो वो उनको पेन हो रहा है, और वो उनको इसलिए पेन हो रहा है कि वो उनको थैंक नहीं कर पा रहे, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेल्सन मंडेला ने इस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, वो ये कहते हैं कि उनको इन लोगों से करेज मिला, उनको इन लोगों से हिम्मत मिली, और ये हिम्मत और पावर उन लोगों की देन है जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया इस कंट्री को आज़ाद करने के लिए रेसिज्म से। और ये नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि वो उन लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कि उनको विश करना चाहते हैं कि मतलब उन्होंने इतना प्राउड आज समय दिया कि आज वो इतना प्राउड फील कर रहे हैं, और ये प्राउड फीलिंग इसी वजह से है कि वो उनकी वजह से, जो लोग चले गए उनकी वजह से उनको धैर्य मिला, करेज मिला, पावर मिला लड़ने के लिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced. So that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthiers, the Yusuf Dados, the Bram Freshers, the Robert Subokways of our time. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला अगेन रिमेंबर करते हैं कि जो ऑपरेशन पॉलिसी थी,
जो लोगों को ऑप्रेस करना, अत्याचार करना, ये पॉलिसी लोगों में इतना डर बैठा दिया है कि बहुत समय लगेगा उस डर से उबरने के लिए। बता रहे ना यहाँ पे, इट विल टेक टाइम, इफ नॉट जनरेशन बट मैनी ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम दैट डीप एंड प्रोफाउंड हर्ट। तो जो ये डर है, जो ये तकलीफ है, इस तकलीफ से, अत्याचार की तकलीफ से लोगों को उभरने में टाइम में लगेगा भी। और उन्होंने ये भी बताया, द ऑथर ऑल्सो मेंशंस दैट हिज हार्ड टाइम हैड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो। और लेकिन इस नेगेटिविटी में भी बहुत सारा स्ट्रॉन्ग और करेजियस लोग उनके साथ खड़े हुए। बहुत समय ऐसा था जब वो बहुत नेगेटिव भी हुए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा ये आज़ादी, कैसे मिलेगी इस पर्टिकुलर अपार्थाइड पॉलिसी से, ऑपरेशन पॉलिसी से, कैसे हमको आज़ादी मिलेगी। तो कई बार नेगेटिव विचार भी आते रहे, लेकिन उस नेगेटिव विचार के बीच में भी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों का साथ मिला, जिन्होंने इनके साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। एंड इट रिक्वायर्ड दैट लेवल ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस हीरोज़। बहुत सारे हीरोज़ को प्रोड्यूस किया उन्होंने उस समय, बहुत सारे लोगों का साथ उनको मिला। टू मेंशन अ फ्यू हियर, द ओलिवर थाम्बोस, द वॉल्टर सिसिलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादोस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सुबोक्वेस of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. मतलब कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला इन लोगों का नाम मेंशन करते हैं कि जिस समय उनको नेगेटिविटी आती थी, जिस समय उनकी हिम्मत कम होती थी, तो इन लोगों का साथ उन्हें मिला, जिन्होंने उनको पावर दिया, उनको हिम्मत दी और उनके इस स्ट्रगल में अपनी आवाज़ों को बुलंद किया और उनके साथ लड़ाई की। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम, जनरसिटी वाले लोग अब दोबारा मिलने दुर्लभ हैं, वो नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं, थैंक करते हैं कि ये इनकी वजह से जो है ये बहुत अच्छे से इन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को वो आगे लेके चल सके। ओके, परहैप्स it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the mineral and gems that lie beneath its soil, but I've always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरी जो लैंड है, जो मेरी कंट्री है, जो मेरी धरती है, वो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिच जेम्स हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो एक्चुअल जो मिनरल है या एक्चुअल जो जेम्स हैं वो इनके लोग हैं। जो मेन वेल्थ है, जो असली दौलत है उनके हिसाब से, नेल्सन मंडेला के हिसाब से, वो दौलत ये हीरे मोती जो ज़मीन के अंदर गड़े वो नहीं है, बट वो जो है वो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। वो जो वेल्थ है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ का किन लोगों की स्ट्रेंथ है? उन अफ्रीका के लोगों की स्ट्रेंथ है। और उनका जो ट्रू नेचर है वो उन्होंने बोला कि वो हमारी असली दौलत है, वो हमारी असली वेल्थ है, असली धन है, एज़ कम्पेयर टू प्योरेस्ट डायमंड इन द सॉइल। तो जो डायमंड, सबसे प्योर डायमंड या जो सबसे रिच मिनरल्स जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रिच या उससे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है इस मुल्क की, ये लोग हैं और उनकी स्ट्रेंथ है, उनका करेज है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मतलब इन लोगों की वजह से ही फ्रीडम स्ट्रगल में जब इनको इन लोगों का साथ मिला तो उनसे नेल्सन मंडेला ने करेज लिया, हिम्मत ली, उनसे उन्होंने हिम्मत के पाठ सीखे, किस तरह से आगे बढ़ना है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear. ये बहुत important line है बच्चों। I learned that courage was not the absence of fear but the trump over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. तो यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि जो उन्होंने जो स्ट्रेंथ गेन की है, ये गलत के अगेंस्ट में खड़े होने की,
तो ये इन्होंने इन ग्रेट नेशनलिस्ट से ही उनको मिली है, जिनका नाम अभी हमने लिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी रिस्क की, अपनी लाइफ को रिस्क में रख के फ्रीडम को हासिल करने की कोशिश की। बहुत सारे गंदे व्यवहार को इन्होंने टॉलरेट किया, बहुत सारी एट्रोसिटीज़ को टॉलरेट किया, इल ट्रीटमेंट को टॉलरेट किया, लेकिन कभी ये बैकफुट पे नहीं आए और इन्होंने कभी भी अपनी लड़ाई को नहीं रोका। केवल एट्रोसिटीज़ के डर से इन्होंने कभी अपनी लड़ाई को नहीं रोका। ठीक है, तो ये रेजिलियंस, तो एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप्स एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, मतलब कितना भी उनके ऊपर अत्याचार होता था वो दोबारा फिर खड़े होते थे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक यातनाएं हों, उन सब के अगेंस्ट में ये फिर खड़े हो जाते थे। ये जितने लोगों का नाम अभी आपने देखा, उनकी तस्वीरें देखी, तो नेल्सन मंडेला यही कहते हैं कि इन्होंने इनसे हिम्मत ली है इस फ्रीडम स्ट्रगल को, जो गलत हो रहा है समाज में, उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए। एंड ही लर्न दैट करेज, और इनका मतलब करेज का मतलब इनसे इन्होंने ये सीखा कि करेज का मतलब केवल डर का ना होना करेज नहीं कहता है कि हम निडर हैं, उसको करेज नहीं कहते, बल्कि इनकी नज़रों में करेज का मतलब ये होता है कि वो एबिलिटी जिससे आप अपने डर को ओवरकम कर सकें और अपने भय को ओवरकम करके उसके ऊपर जीत हासिल कर सकें, उसको उन्होंने करेज का परिभाषा दी हुई। करेज की परिभाषा ये है उनकी नज़रों में कि न डरना करेज की परिभाषा नहीं है, बल्कि अगर डर है तो उस डर को जीतना परिभाषा है करेज। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो नेल्सन मंडेला ने इन नेशनलिस्ट से सीखी कि कैसे अपने डर पे काबू करना है, और वो जो बंदा इस अपने डर पे, अपने भय पे काबू कर लेता है, वही एक्चुअल करेजियस मैन होता है, वही एक्चुअल स्ट्रॉन्ग मैन होता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. This is also very important line. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो नेल्सन मंडेला यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे उनकी सोसाइटी में सिखाया जाता था कि वन इज़ टॉट बाय द सोसाइटी टू हेट ह्यूमन। जितने भी इंसान हैं उनके स्किन कलर के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, जेंडर, रिलीजन, किसी के भी हिसाब से समाज में सिखाया जाता है कि वो अच्छे नहीं हैं, वो उनका ये ख़राब है, उनका ये जेंडर ख़राब है, या ये रिलीजन को जो फॉलो कर रहे हैं वो ख़राब है। तो सिखाया जाता है समाज में। ये आप कोई पैदाइशी नफ़रत लेके नहीं पैदा होते हैं, यानी कि कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है दुनिया में, वो जन्म से ये नफ़रत के बीज अपने दिलो दिमाग में लेके नहीं पैदा होता। उसे तो पता ही नहीं होता है कि धर्म क्या होता है, उसे पता नहीं होता है कि जेंडर क्या होता है, उसे पता नहीं होता है जब वो पैदा होता है कि स्किन कलर क्या होता है, समाज में इनका क्या रोल है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो अपने दौरान उस सोसाइटी उसको सिखा देती कि हमें किससे मोहब्बत करनी चाहिए, किससे हमें दोस्ती बढ़ानी चाहिए, किससे हमें नफ़रत करना चाहिए। सो नो वन इज़ इन बॉर्न विथ हेट्रेड, ओके। और ऑथर का ये मानना है कि कोई भी बंदे को पहले नफ़रत सिखानी चाहिए। जो नेल्सन मंडेला का ये आइडिया है कि अगर हमने लोगों को नफ़रत करना सिखाया है तो उनको हम प्यार और मोहब्बत और भाईचारा भी सिखा सकते हैं, क्योंकि जो इंसान नफ़रत पहले सीखेगा वो प्यार भी ऑटोमेटिकली वो सीखेगा, उसको सिखाया जा सकता है। और इनके सबसे टेस्टिंग टाइम में जब ये प्रिजन में होते थे, तो इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब वो प्रिजन में होते थे, जब कई बार उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, तो बहुत सारा पिटाई होती थी, बहुत ब्रूटली उनको ट्रीट किया जाता था। तो मंडेला देखते थे कि जो सिपाही या जो वहाँ पे गार्ड खड़ा होता था, तो वो गार्ड भले ही वो क्रूरता दिखाता था, लेकिन मंडेला ने उसमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटी, यानी कि थोड़ा सा आत्मीयता, थोड़ा सा इंसानियत और काइंडनेस की भावना उसके अंदर झलकती थी।
और मंडेला कहते हैं कि ये वही छोटी से समय थोड़ी सी जो भावना दिखती थी मोहब्बत की उसके अंदर, वो उनके लिए काफ़ी था कि वो और आगे बढ़ें, अपने अपने प्रण को वो आगे लेके चलें। He also believed that goodness in human beings can be suppressed but never eliminated. तो यहाँ पे है कि जो इंसान के अंदर की अच्छाइयाँ हैं उसको दबाया जा सकता है लेकिन कभी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से इंसान के अंदर की इंसानियत तो रहती है लेकिन वो किसी डर से, किसी प्रेशर से, किसी के प्रकोप से वो दबी तो होती हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसका उदाहरण उन्होंने उस गार्ड के रूप में बताया जब जेल में जब वो बंद होते थे, जब उनके ऊपर अत्याचार यही गार्ड्स करते थे लेकिन कुछ समय के लिए उनका ह्यूमन और काइंडनेस नेचर भी उनको नज़र आता था। नाउ द लाइन दैट इज अंडरलाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। So in life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. यहाँ पे मंडेला ये कहते हैं कि जो ऑथर जो ये कहते हैं कि हर इंसान की दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी वो जीवन में एक जीवन जी रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको जिम्मेदारियां जो होती हैं उसको दो तरफ फोकस करती हैं। एक तो उसके परिवार की तरफ, यानी उसके माता पिता, भाई बहन, उसके बीवी बच्चे, आल औलाद, इन सब की तरफ एक जिम्मेदारी होती है। और एक जिम्मेदारी होती है सामाजिक, जो समाज के लिए होती है। हम समाज को भी हमारी हम जिम्मेदार हैं अपने समाज को काफ करने के लिए, अपने समाज में अच्छा खराब जो हो रहा है उसको समझने, देखने और उसके लिए एक्शन लेने के लिए वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो एक नॉर्मल कंडीशन में ऑथर ये कहते हैं कि ये मेंटेन कर, एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल कंडीशन है तो उसको मेंटेन करता है, यानी सामाजिक जिम्मेदारी को भी वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है और अपने घर की जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। लेकिन ये किस कंडीशन में? जबकि उसकी कंट्री भी ठीक है, सोसाइटी भी ठीक है और एक नॉर्मल जीवन है, नॉर्मल इंसान है, वो दोनों में बैलेंस कर सकता है जैसे हम करते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि एक पर्सन जो है इस तरह का बैलेंस दोनों में, जैसे कि सामाजिक बैलेंस और एज वेल एज समाज और फैमिली के बीच का बैलेंस, कैन मेंटेन द बैलेंस इन आम कंट्री में। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। ईजी बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इंसान को उसके कलर के ऊपर डिस्टिंग्विश किया जाता है। वहाँ की उसकी सोसाइटी जो है कलर के हिसाब से उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ करती हैं। कभी कभी उनको अरेस्ट करके ले जाया जाता है, उनको फैमिली से दूर किया जाता है। तो इस तरह से जब वो फैमिली से दूर हो जाएंगे तो वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो शख्स कैसे पूरा कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ की प्रताड़ना जो है या जहाँ ऑपरेशंस जो हैं वो किसके ऊपर हो रहे हैं? स्किन कलर के ऊपर हो रहा है। तो नेचुरली वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग डार्क स्किन्ड हैं उनको ये एट्रोसिटीज़ अपार्थाइड सोसाइटी में जीना ही पड़ता था। तो ये चीज़ें वो बता रहे हैं। देन इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। But in country like South Africa, it was almost impossible for man of my birth and color to fulfill both these obligations. तो आम जनजीवन, आम समाज में ये तो बहुत आसान है कि फैमिली और सोसाइटल लाइफ को बैलेंस करके चल सकता है एक इंसान। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये बहुत मुश्किल है, जबकि उनको स्किन कलर के हिसाब से कभी जेल में बंद कर देना होता था तो कभी उनको एट्रोसिटीज़ उनके ऊपर होती थी। नाउ इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family.
But in attempting to serve my people, I found that I was preventing from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. तो ऑब्लिगेशंस का मतलब जो होता है इनएविटेबिलिटी, जो पहला वर्ड है यहाँ पे इनएविटेबल यानी अनअवॉइडेबल कंडीशंस, ठीक है, अनअवॉइडेबली रिप करते थे, उनको लेके जाते थे। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ऑथर ये बताते हैं कि इनको एट टाइम्स जो है फैमिली से दूर किया जाता था। अच्छा, जो इंसान साउथ अफ्रीका में एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था, अगर वो डार्क स्किन्ड है तो उनको बहुत बुरी तरह पनिश किया जाता था, उनको मना किया जाता था, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से उनको दूर किया जाता था घर की। और शुरू में मंडेला ये सारी जिम्मेदारी दोनों बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन उनको ये लगता था कि मुझे करना चाहिए, लेकिन क्या होता था कि वो करने नहीं दिया जाता था उनको। और फिर मंडेला भी जो है लोगों को अपने फैमिली के ऊपर नहीं रखना चाहते थे। बट इट वॉज ओनली लेटर व्हेन ही रियलाइज कि यहाँ पे दैट इन ऑर्डर टू बी देयर फॉर हिज पीपल, उनको अपनी ड्यूटीज़ को पहले देखना है, फैमिली की ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उनको ये लगता था कि नहीं, मैं लोगों के लिए क्यों अपने परिवार को त्यागूं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कहानी हर घर की है, हर जगह ऑपरेशंस हो रहे हैं, हर जगह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने फिर अपनी फैमिली को स्टेक पे रखा और वहाँ पे वो उनको प्रिवेंट किया गया, वो अब खुद को प्रिवेंट करने लगे। कोई भी ड्यूटीज़ वो एज अ सन, एज अ ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड फुलफिल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको दोनों में बैलेंस बनाना मुश्किल होता था, क्योंकि उस समाज में एट्रोसिटीज़ बहुत होती थी। I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride and brought back to slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो यहाँ पे मंडेला बताते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं था ऐसे। ऑथर डिड नॉट हैव एनी प्लान टू स्टैंड अगेंस्ट दिस सिस्टम, जो अपार्थाइड सिस्टम था। उनकी अर्ली लाइफ में उनको कोई प्लान ऐसा नहीं था कि मैं खड़ा होऊंगा, ये समाज में जो एट्रॉसिटी हो रही है इसके अगेंस्ट में खड़ा होऊंगा। वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल चाइल्डहुड उन्होंने जिया है, जैसे एक नॉर्मल बच्चा जीता है साउथ अफ्रीका में। तो उनको खाली क्या करना था, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो पूरे रूल्स फॉलो करने थे जो उसके फादर ने या उनकी ट्राइब ने, उनके कस्टम्स जो सेट थे उसको फॉलो करना था। लेकिन जैसे ही वो बड़े होने लगे तो उनके सामने बहुत सारे फैक्ट्स आने लगे। अभी छोटे थे तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी, उनको कुछ पता नहीं था कि कंट्री या समाज किस दिशा में जा रहा है, लोग कितने परेशान हैं। वो अपना एक नॉर्मल जीवन उन्होंने गुजारा, जैसे उनके फादर ने, उनके कल्चर कस्टम्स ने, उस ट्राइब ने डिज़ाइन किया था, उस पर वो फॉलो करते थे रूल्स को, और उन्होंने एक नॉर्मल चाइल्डहुड जिया। लेकिन आगे वो बताते हैं, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। इनका ये कहना है कि तब तक तो बचपना बहुत अच्छा गुजरा, जब तक मैंने रूल्स रेगुलेशंस जो हमारा समाज कहता था, जो हमारी ट्राइब में, जो हमारे फादर जिस रूल को फॉलो कराते थे, हमने बचपना वैसे गुजारा। लेकिन बाद में उनको लगा ये सब एक मिथ्या है, ये सब एक इल्यूजन है और एक फॉल्स बिलीफ है। इल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीफ, फॉल्स आइडिया। तो वो सारी चीज़ें गलत हैं, हमको सिर्फ एक सपना दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सारे फैक्ट्स को जाना कि कैसे लोगों के ऊपर कलर के बेस पे ट्रीटमेंट होता था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको उनके अगेंस्ट में खड़े होने की ज़रूरत है। उनको ये महसूस हुआ कि हमारी आज़ादी आज़ादी नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम ऑलरेडी ली जा चुकी है उनके स्किन कलर के हिसाब से। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep,
of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful law. तब उन्होंने पहले वो अपने ही लिए फ्रीडम चाहते थे कि वो आज़ादी मिले जो हम आराम से, एक यंगस्टर होता है कि नहीं रात में जाएं, तो उनको ही हैड दिस अर्ज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनसाइड जस्ट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए कि रात में हम देर तक बाहर रहें, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को पढ़ें, अपनी चीज़ों को चूज़ करें। लेकिन लेटर ऑन एक बेसिक लाइफ को लीड करने के लिए उनको लगा कि सिर्फ मेरी अपनी नहीं है, इसको सबके लिए, सबके जीवन में ये चीज़ होनी चाहिए, हमको सबके लिए खड़े होना चाहिए, ये बेसिक लाइफ है और ये बेसिक लाइफ की नीड है और ये आज़ादी सबके लिए ही उतनी प्यारी है। तब उसके लिए उन्होंने अपने प्रण को चेंज किया। एंड इन जोहान्सबर्ग उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको स्ट्रगल करना पड़ा एक पीसफुल मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए, जो सबका अधिकार था, जो एवरीवन हैज़ एक्सेस टू वेयर लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। जहाँ लॉ ऑर्डर होता है वहाँ पे ये सबका बेसिक अधिकार है, जनरल एम्यूनिटीज़ हैं, सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, फ्रीडम, मैरिज के लिए फ्रीडम, फैमिली के साथ जीवन बिताने के लिए फ्रीडम, इन सब के लिए फ्रीडम होना चाहिए। तो लेकिन इन सब के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता था, कोई पीसफुल लाइफ नहीं थी। और यहाँ से उनकी जो सोच थी कि फ्रीडम केवल अपने लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे लोगों के लिए फ्रीडम ज़रूरी है, तब उन्होंने अपना जो लाइन था फ्रीडम स्ट्रगल का उन्होंने चेंज किया। नाउ दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. Excuse me. तो नेल्सन मंडेला ने ये चीज़ें रियलाइज़ की कि ये सिर्फ मेरी अपनी कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है। जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मेरी बेसिक राइट्स की बात नहीं है, सिर्फ मेरे बेसिक राइट्स नहीं छीने गए हैं, बट ये जिनको भी मैं देख रहा हूँ सबके राइट्स छीने गए हैं, तो फिर उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर एक फायर उगी, उनके अंदर एक भावना आई उनके अंदर से कि मैं इन सारे लोगों को इस इनजस्टिस से, इस अन्याय से आज़ादी मैं दिलाऊंगा, अपने सारे लोगों को, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए ये आज़ादी होगी। और ये वही आग थी जो उनको चेंज कर दी, जिसने उस आग ने, उस सोच ने उनके अंदर एक चेंज लेकर आया। और वो ऑथर जो थे वो कंप्लीटली एज अ मैन फ्रॉम बीइंग स्केयर्ड टू ब्रेव, वहाँ से वो बढ़े, मतलब पहले डरते थे और अब एक बैक उनको हिम्मत आ गई। तो उन्होंने अब लोगों के लिए सोचना शुरू किया और फिर उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पे उनकी जो आज़ादी की भूख थी केवल अपने लिए नहीं, वो भूख पूरे देशवासियों के लिए बढ़ी और वहाँ पे उन्होंने अपना जो है वो प्राण चेंज किया और एक डरे हुए इंसान से वो एक बहुत बहादुर और ब्रेव इंसान यहाँ से कार्य हुए। It was this desire that a desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. तो ये वही डिज़ायर था, ये वही आग थी जिसने इनके अंदर के इंसान को चेंज कर दिया, मतलब एक डरे सहमे इंसान से उनको बोल्ड इंसान में कन्वर्ट किया, ब्रेव इंसान में कन्वर्ट किया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, यानी कि इस हद तक ये डिज़ायर बढ़ी कि उनको एक क्रिमिनल तक, जो वहाँ के लोग क्रिमिनल कहते थे, उस लेवल तक उनको लेकर पहुँचाया इस डिज़ायर ने, कि वो एक बहुत सॉफ्ट ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे से रहने वाले इंसान, एक फैमिली मैन से उनको एक क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया उस आग ने, कि वो कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते थे। Now, criminal that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो इस आग ने, इस सोच ने उनको टोटल चेंज किया। सबसे पहले एक स्केर्ड मैन से एक ब्रेव इंसान बनाया, एक फैमिली मैन से एक वो इंसान बनाया जो बिना घर बार के
एक अकेली ज़िंदगी जीता है, उनको अपने घर बार को छोड़ना पड़ा, मतलब एक मॉन्क, एक साधु की तरह उनको रहना पड़ा। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो यहाँ पे कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि ये जो ये कह रहे हैं कि इट वॉज नॉलेज दैट ही एंड हिज पीपल हैव रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दैट मेड हिम इनटू अ सेल्फलेस मैन एज अपोज टू बिफोर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से फ्रीडम डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब स्नैचिंग इट फ्रॉम सम was equivalent to taking it away from everyone, and that meant taking it away from the author also. इनके हिसाब से किसी से आज़ादी ले लेना बिल्कुल उतने ही बराबर है कि आपने सबसे आज़ादी ले ली, सबकी आज़ादी आपने छीन ली। और अगर सबसे आज़ादी छीन ली तो फिर ऑथर अपने आप को कैसे आज़ाद महसूस कर सकते थे। तो उनके हिसाब से कि एक इंसान भी उनकी कंट्री का अगर आज़ाद नहीं है तो वो भी आज़ाद नहीं है, और इस फीलिंग के साथ उन्होंने अपने आप को इस फ्रीडम स्ट्रगल में झोंक दिया। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. ये important है. He locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. प्रेजुडिस यानी एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब किसी को देख के लगता है ना कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता बिना रीज़न के, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। तो यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं कि ही मेंशंस दैट नीड टू फ्री द ऑपरेसर इज एज हाई एज दैट ऑफ ऑपरेस्ड, मतलब अत्याचारी और अत्याचार जिस पे हो रहा है उन दोनों का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो अत्याचारी है वो किसका प्रिजनर है यहाँ पे? वो हेट्रेड का, नफ़रत का प्रिजनर है, वो नफ़रत में भरा हुआ है। तो और क्यों? और वो नफ़रत की वजह से वो दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है। He has the weight of all people who he has tormented, तो उसके ऊपर उन सारे लोगों का बोझ होता है, सबके ऊपर उसने अत्याचार किया है, हैं, और उन सारी फैमिलीज़ का वो कर्ज सेक लेता है अपने ऊपर। तो वो भी एक प्रिजनर है जो अत्याचार कर रहा है, जो अत्याचारी है वो भी एक प्रिजनर है। क्यों? क्योंकि वो सबकी जो है अभिशाप, वो जो सबका जो एक क्रोध है वो अपने ऊपर लेता है, और प्लस वो किसके अंदर कैद है? नफ़रत के अंदर कैद है। तो किसी की भी आज़ादी लेना और उसको प्रिजन में रखना, उसको कैद में रखना, तो वो खुद भी एक प्रिजनर बन जाता है। सो यहाँ पे ये बताते हैं कि वो भी एक प्रिजनर है। क्यों? क्योंकि उसने किसी की इंसानियत को लूटा है, किसी की फ्रीडम को लूटा है, तो उसका भी आज़ाद होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक अत्याचार जिस इंसान पे हो रहा है उसका आज़ाद होना। तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया है कि कैसे यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हुए, कैसे वो एक नॉर्मल इंसान से वो एक फ्रीडम फाइटर बने, और कैसे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया, अपने राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई की, तब तक लड़ाई की जब तक पहला ब्लैक प्रेसिडेंट उस नेशन का नहीं बना और वो खुद बने। और उनके हिसाब से ऑपरेसर, एक जो अत्याचारी है, ऑपरेसर इज़ एज मच प्रिजनर एज द ऑपरेस्ड, क्योंकि वो भी एक प्रिजनर है, वो भी एक कैदी है, क्योंकि वो नफ़रत के से भरा हुआ है और उसने बहुत सारे लोगों का अभिशाप लेके रखा हुआ है, नफ़रतों को वो झेलता है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि दोनों को आज़ाद करना उतना ही ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए उतना ही ज़रूरी है। अगर अत्याचार जो जिसके ऊपर हो रहा है उसके ऑपरेस्ड पर्सन को जितना आज़ाद करना ज़रूरी है उतना ही उस पर्सन को भी आज़ाद करना ज़रूरी है जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी हैं। ठीक है, तो जब तक अत्याचारी को हम दिमागी तौर पे या ऐसे फ्री नहीं करेंगे तब तक हम खुद भी, अगर हम पीड़ित हैं तो हम भी
फ्री नहीं हो सकते. So this was all about this chapter. Here are some questions. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration and what did it signify? This is an important question. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Okay, and there are many other questions which are important, but I have taken this some important questions. Would you agree that depth of operations create a height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? And how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? How did Mandela's hunger for freedom change his life? So these are some of the questions that are to be answered. So here in this question 2, what does Mandela mean when he says, this is important, when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? So Mandela wants to pay his tribute. In these lines, Mandela wants to pay his tribute to all the people who sacrificed their life for the sake of freedom. So he feels that he is the sum of all the African patriots. Means he is the collective of all the people who fought for the freedom, who had gone before him, because those heroes of yesterday had gave him the path of cooperation and unity for him. Okay, they had gave him courage. Therefore, he got the support of his people to be able to come to power and to bring equality of his own people. तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ये उन लोगों का पूरे का सम है. क्यों? क्योंकि उन लोगों का साथ मिला उनको जब उनको ज़रूरत थी, और इस तरह से उस करेज के साथ वो यहाँ तक पहुँचे. तो आज वो जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं उन सब का उनके ऊपर एक कलेक्शन है, और उनके कलेक्टिव एफर्ट से आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं. Would you agree that depths of operation creates a heights of character? This is the question. Depths of operation creates heights of character. So how does Mandela illustrates this? And you can add your own argument, but here I am giving it. That yes, we agree that depth of operation यानी जो अत्याचार का जो पूरा एक लेवल है वो एक it creates heights of character. Nelson Mandela illustrates this by giving example of great heroes of South Africa who sacrificed their life in long freedom struggle. एंड इंडिया भी आप देखिए, ये एक एग्जांपल है. यहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स आगे आए. मैनी फ्रीडम फाइटर्स दे गेव देयर लाइफ, सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर टू फ्री इंडिया. And during our freedom struggle also there were very long range of leaders, freedom fighters. They had great characters, and probably the operation of British rule, जो ब्रिटिश रूल का अत्याचार था बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ, लेकिन इस अत्याचार ने लोगों को और उभारा, उनके कैरेक्टर्स को और मजबूत किया. they created many men of such characters. So if we compare this with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela is absolutely right कि एक जितना अत्याचारी होगा कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और इस तरह के लोग दिखेंगे हमको. Okay, so these were 2 questions that were answered. Now you try to answer all the questions, you will get the answers in your chapter. So thank you students, and try to solve these questions. And if you have liked the lecture, please share it and subscribe it, and don't forget to press the bell icon. Okay, so thank you. We will meet in next lecture.